ओके, तो यहाँ पर हमने वोल्टेज क्या था वो देख लिया, करंट क्या था वो भी हमने देख लिया, और पावर क्या था वो भी देखा। ओके, सो रिकॉल कर लेंगे। करंट करंट क्या होता है, कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, दैट इज द करंट। वोल्टेज क्या होता है कि हर एक चार्ज कितना काम कर रहा है, कितना एनर्जी वहाँ पर लगा रहा है हर एक चार्ज, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज। और बाद में हमने देखा था पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ वी एन आई। तो उसमें हमने मिला था कि कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम्स, यानी कि पर यूनिट टाइम्स में कितनी एनर्जी वहाँ पर लग रही है, दैट इज नथिंग बट द पावर्स। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अ बल्ब having 200 volt across it and it is 100 watt बल्ब। एक बल्ब है जिसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, 200 वोल्ट है, और बल्ब का वैटेज कितना है, यानी कि पावर कितना है, 100 वैट पावर है। सो कैलकुलेट, तो हमें कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट इट्स करंट, कैलकुलेट इट्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। एक बल्ब है इस तरह से, लाइक दैट्स, ओके, उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, देयर इज अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, और ये बल्ब जो है कितनी पावर का है, 100 वैट इतने पावर का बल्ब है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है वो करंट हमें निकालना है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पावर, वोल्टेज और करंट। तो देखो हमें यहाँ पर गिवन डेटा दिया है, वोल्टेज है हमारा 200 और पावर यानी कि P बोल देते कि वो है हमारा 100 वैट्स। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। सो सिंपली हमें मालूम है कि पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। तो यहाँ से अगर हमें I की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, इट्स अ पावर डिवाइडेड बाय V। तो पावर कितना है, इट्स अ 100, और वोल्टेज कितना है, इट्स अ 200। तो देखो पावर हमारा 100 वैट, वोल्टेज हमारा W, ये हो जाएगा 1/2। तो करंट कितना एम्पियर हो जाएगा, 1/2 एम्पियर। 1/2 यानी कि कितना बोल देंगे, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है, करंट कितना फ्लो होने वाला है, 0.5 एम्पियर, इतना करंट उस बल्ब से वहाँ पर फ्लो होने वाला है। तो हमारे घर में जो भी डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल के, तो उसको अगर आपको पावर रेटिंग मालूम है, यानी कि वैटेज मालूम है कि मैंने दुकान से जो बल्ब लाया है वो 100 वैट का बल्ब है, और उसके आप देखोगे कि तो हमारे घर में 230 वोल्ट सबके अक्रॉस में, कोई भी अप्लायंसेस हमारे घर में का कोई भी अप्लायंसेस 230 वोल्ट में ही ऑपरेट होता है। तो वोल्टेज भी मालूम है, पावर भी मालूम है। तो इस तरह से वोल्टेज भी मालूम है, पावर भी मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना करंट कौन से एपरेटस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने बल्ब का एग्जांपल लिया था, तो बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है, वो आप यहाँ से ऑन थ्योरेटिकल्स वहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, बिना हाथ लगाए किसी भी बल्ब का करंट हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, है कि नहीं, क्योंकि करंट को अगर हाथ लगा दोगे क्या हो जाएगा, तो शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक शॉक, तो वो भी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो देखो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का है वो फ्लो सबसे 7th स्टैंडर्ड से चल रहा है। एटम भी हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन्स भी हमें मालूम होते हैं, वो फ्लो होते हैं तो उसे करंट कहते हैं। हाँ, स्टूडेंट ये भी बहुत स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि एक एटम से यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये अनदर एटम से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है या अनदर एटम से, और वहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। मोस्टली आउटरमोस्ट ऑर्बिट से ही क्या होते हैं, हमारे शेयरिंग होती है। कोई इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स देता है, या फिर कोई दूसरा जो एटम्स है वो पहले एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेता है। यानी कि जो भी लेन देन उनमें का है उसे हम बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ओके,
तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो कैसे करेगा, यहाँ से यहाँ जंप ही तो करेगा, लाइक दैट्स ओके। वहाँ से अगर थर्ड वहाँ पर एटम्स है, उसको भी रिक्वायरमेंट है अगर इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स ए एटम से लेकर बी एटम पे जंप कर रहा है, बी एटम से लेकर सी एटम से जंप कर रहा है, तो यहाँ ए से लेकर सी में जो भी फ्लो हो रहा है, सो उसे हम बोल देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंबल निकाल देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट, ओके लाइक दैट्स। और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। अगर सेम न्यूमेरिकल्स आपको दिया, सेम न्यूमेरिकल्स अगर आपको दिया है कि एक बल्ब आपको लाके दिया है, ओके, जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट के अक्रॉस में वो बल्ब ऑपरेट हो रहा है, एंड इट्स एम्पियर रेटिंग यानी कि उसका करंट, एम्पियर रेटिंग इज 1 एम्पियर shown, then find the wattage, of bulb, देखो ये क्वेश्चन से उसका आंसर, सबसे पहले गिवन डेटा लिखना थोड़ा हैबिट बना लो, ओके। क्या है वोल्टेज हमारा है 200 वोल्ट, यह भी सिंपल न्यूमेरिकल से, इसलिए यहाँ पर चल जाएगा अगर नहीं भी लिखा गिवन डेटा तो, लेकिन जब हम आगे चलेंगे मैथमेटिक्स में देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। सो करंट हमारा है 1 एम्पियर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैटेज। वैट किसका यूनिट होता है, पावर का। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का। तो सिंपली हमारे यहाँ पर मान लो P इज नथिंग बट V इंटू I, पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इंटू करंट्स। सो वोल्टेज हमारा कितना है 200 वोल्ट है, करंट हमारा कितना है 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर पावर हमें मिल जाएगा 200 वैट। 200 इंटू 1 200 वैट का वो बल्ब होगा जिसका वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है और उससे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका वैटेज मिल जाएगा हमें 200 वैट, ओके। सो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एक मार्क्स सिंगल मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स है 10th स्टैंडर्ड में, तो ये जो पेपर सेट होगा ये बोर्ड ही सेट करेगी, आपको जो मार्क्स आएंगे वो भी बोर्ड से ही मार्क्स आने वाले हैं, लाइक दैट्स, ओके। चलो उसके बाद में हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने लॉ इन्वेंटेड किया है, इसलिए हम इसे बोलते थे ओम्स लॉ, सबसे फेमस लॉ है, ओके। मैथमेटिकली सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, एक फोर्स होता है, हमने अभी देखा था, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही करंट क्या होता है, उतना ही करंट फ्लो होगा, यानी कि उतना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर से फ्लो होंगे। तो देखो ये कंडक्टर से, लाइक दैट, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा अक्रॉस में वोल्टेज, ये हो जाएगा वोल्टेज। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो गया तो उसे हम बोल देंगे इट्स अ फ्लो ऑफ करंट्स। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा रहता है। तो हमें किसने बताया, ओम्स लॉ ने बताया। तो इसका स्टेटमेंट अगर हमें पूछा हो तो कैसे बताएंगे, ओके। तो स्टेटमेंट तो ऐसा है, द वोल्टेज हमेशा क्या होता है, तो अक्रॉस में ही होता है। जब वोल्टेज आपको वर्ड्स आए द वोल्टेज, तो उसके सामने हमेशा क्या होना चाहिए, अक्रॉस। वोल्टेज अक्रॉस, किसके अक्रॉस में था, एक कंडक्टर आप अज्यूम कर लो, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज, क्या है इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे, आई से, तो
आई यानी कि होता है करंट, और करंट से हमें ये समझना है कि करंट हमेशा थ्रू यानी कि कंडक्टर से थ्रू द कंडक्टर से फ्लो होता है। करंट अक्रॉस द कंडक्टर कभी फ्लो नहीं होने वाला, करंट अबव द कंडक्टर भी नहीं, बिलो द कंडक्टर भी नहीं, थ्रू ही वर्ड्स आने वाला है। तो ये इसका पेयर ही बना दो, वोल्टेज हमेशा अक्रॉस रहता है और करंट हमेशा थ्रू रहता है। करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग, यहाँ से एक वर्ड्स मैंने मिस कर दिया, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ये बोल देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो इसे हम ओम्स लॉ बोल देंगे। और भी एक यहाँ पर वर्ड्स याद हो जाएगा, वो है while remaining all physical parameters remains constant। तो ये जो थर्ड वाला वर्ड्स यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड हो गया, तो ये किसके लिए ऐड हो गया? आर के लिए है, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ पर रहने वाला है हमेशा, लेकिन कब? जब फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो, फिजिकल अपीयरेंस वहाँ पर ले लो, जब कांस्टेंट रहने वाले हैं तब। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि वोल्टेज इज I इंटू आर, तो यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाएगा आर आने के बाद, और ये हो जाएगा वोल्टेज इज नथिंग बट I इंटू आर, वेयर द आर इज नथिंग बट कांस्टेंट। इस तरह से आपको बुक में बताया होगा। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है कि जैसे एक रेजिस्टर है, ओके, अगर उसके अक्रॉस में मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया और उस रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट अगर मैं देखूँ तो जितना वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनली हमें करंट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन अगर मैं नासिक में उसका टेम्परेचर, इसमें अगर फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि आप मेरे क्लासरूम का जो भी टेम्परेचर है इस पर एक्ट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टर इसका क्या है? रिलेशंस है। टेम्परेचर रेजिस्टर का रिलेशंस हो जाएगा। तो अगर यही रेजिस्टर में अगर राजस्थान में जाकर अगर वोल्टेज और करंट मेजर करूँ तो मुझे प्रोपोर्शनल मिलेंगे ही, ऐसे नहीं। ओके, वही सेम रेजिस्टर अगर मैं जम्मू कश्मीर में लेके जाऊँ, हिमाचल प्रदेश में लेके जाऊँ, तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंजेस। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स अगर चेंज होता है तो हो सकता है कि आपका वोल्टेज कम ज़्यादा या फिर करंट कम ज़्यादा वहाँ पर आपको मिल जाए। लेकिन इसलिए ओम्स लॉ ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, लेकिन कब? तो ये थर्ड वर्ड यहाँ पर याद हो जाएगा, while remaining all the physical parameters remains to be a constant, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी और फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, तब जाकर वोल्टेज और करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर द 10th स्टैंडर्ड। और उसके बाद में आप अगर इलेक्ट्रिकल में आप स्टडी करते हो तो ये फॉर्मूले आपको लाइफ टाइम्स याद रखने होंगे। ओके, तो याद रखने के लिए हम यहाँ पर सिंपल ट्रायंगल्स वहाँ पर बना सकते हैं। ट्रायंगल्स को मैंने डिवाइड कर दिया हाफ पोर्शन में, अपर हाफ पोर्शन में वोल्टेज लिख दिया, तो लोअर हाफ पोर्शन है उसका अगेन 50-50% मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये करंट और रेजिस्टर यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये ट्रायंगल से हमें 3 फॉर्मूले कैसे मिलते हैं देखो।